हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह चौधरी केमिस्ट्री लेक्चरर दाखा देवी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्टली स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का अकार्बनिक रसायन से एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसे आपने पहले भी पढ़ा है। आप आसानी से कंपैरिजन कर लेंगे कि वह कैसे पढ़ाया गया था और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए था। आज मैं आपको वही टॉपिक स्टार्ट करता हूं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, और वो टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणुता कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट साइट। अभिकारकों की दिशा में जितने भी टोटल अणु होते हैं, जैसे देखिए आपको यही रिएक्शन पढ़ाई होगी जो मैं लिख रहा हूं, C12H22O11 प्लस H2O2 C6H12O6। तो देखिए यहां कितने अभिकारक हैं, एक तो सुक्रोज है और एक जल है, दो अभिकारक हैं। इसलिए इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी यानी कि अणुता 2 हो गई। इस अभिक्रिया की अणुता 2 हो गई। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों की संख्या। अभिकारक देखने हैं, प्रोडक्ट नहीं देखना डियर, ठीक है ना। तो अणुता बराबर 2 हो गई। दूसरा देखिए N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल प्रोसेस 2NH3। आपको पता है इस अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, एक अग्र दिशा में और एक पश्च दिशा में। तो देखिए अग्र अभिक्रिया के अभिकारक ये हैं, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3। तो अग्र अभिक्रिया की आणविकता हो गई 4, एक नाइट्रोजन का अणु, 3 हाइड्रोजन के अणु। जबकि पश्च अभिक्रिया की आणविकता इस साइड से देखेंगे, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। इसलिए पश्च अभिक्रिया की जो आणविकता हो गई वो पश्च अभिक्रिया की आणविकता है केवल 2, ठीक है ना। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को, अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है डियर्स, अब मैं आगे चलता हूं बेटा। ये हो गई हमारी अणुता। एक और बात आप याद रखिए अपने दिमाग में, क्या कि कभी भी अभिक्रिया की आणविकता, नेवर, कभी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। कभी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका रीजन है, क्योंकि जब अभिकारक ही नहीं होंगे, जब प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो फिर भूल गए आप, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, केवल अभिकारकों का लेना देना है। जब अभिकारक ही नहीं होंगे तो
अभिक्रिया की अणुता भी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अतः बिना अभिकारकों के अभिक्रिया का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, इसलिए अभिक्रिया की आणविकता या अणुता कभी शून्य नहीं होती। इसके बाद में आता है डियर, मैं लेता हूं अभिक्रिया की कोटि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि निकालना आना बहुत जरूरी है आपसे। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया की कोटि। देखिए, अभिक्रिया की आणविकता निकालने में तो टोटल अणु गिने जाते थे, अभिकारकों के टोटल अणु गिने जाते थे, लेकिन याद रखो बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में टोटल अणु काउंट नहीं होते, केवल वे ही अणु काउंट होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो क्या कहेंगे हम? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को जिनका सांद्रण अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है ना? जैसे उसी अभिक्रिया को ले रहा हूं जो आपको 12th में पढ़ाई गई थी, प्लस H2O टू C6H12O6। ये देखिए आप, ये सुक्रोज, ये जल और ये ग्लूकोज बन गया। ठीक है ना? ये ग्लूकोज बन गया। सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है ना? इस अभिक्रिया की आपको पता है आणविकता यानी कि अणुता तो 2 है, लेकिन इसकी कोटि केवल 1 है। जिन अभिक्रियाओं की, आप बहुत ही ध्यान से सुने, जिन अभिक्रियाओं की आणविकता 2 और कोटि 1 होती है, उन्हें छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। इस अभिक्रिया की आणविकता तो 2 है, लेकिन कोटि है बेटा केवल 1। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ये बता रहा हूं कोटि 1 क्यों है। देखिए, पानी में आपने शुगर को डिजोल्व कर दिया, पानी में आपने चीनी को घोल दिया, चीनी घुल गई, पानी का टेस्ट कैसा हुआ? शरबत बन गया, मीठा हो गया, पानी का टेस्ट मीठा हो गया। आप मुझे बताइए, इस अभिक्रिया के होने में, पानी में चीनी के घुलने में कितने पदार्थों ने भाग लिया? भाग तो 2 ने लिया, लेकिन डिजोल्व कौन हुआ? सांद्रण किसका परिवर्तित हुआ? शुगर पहले सॉलिड थी, ठीक है नहीं? सुक्रोज पहले सॉलिड था, पानी में घुल करके बेचारा गायब हो गया। पानी तो जैसा था, पानी तो जैसा था, पानी तो वैसा ही है, पहले भी लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है, लेकिन शरबत के बनाने में बेचारी शुगर की जान चली गई। क्या करने में? शरबत के बनाने में शुगर की तो बेचारी की जान चली गई। किसका सांद्रण परिवर्तित हुआ? ओनली शुगर का। तो इस अभिक्रिया में केवल एक ही पदार्थ का सांद्रण मापने योग्य है, एक ही पदार्थ का सांद्रण अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि भी 1 होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया का वेग वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन समानुपाती हो जाएगी किसके? C12H22O11 के समानुपाती है। अर्थात इस अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज के सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि 1 है। ओके, अब इसका मैं आपको मैथमेटिकली फॉर्म बताता हूं, गणना करके। किसी वेग समीकरण में उपस्थित घातांकों का योग
उपस्थित घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कैसे देखिए बेटा, कैसे कहलाती है? जैसे मान लो हमारा वेग समीकरण है, जैसे हमारा वेग समीकरण है ये dx ओवर dt इज इक्वल k1 या k2 कोई भी हो सकता है, हम k लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या a का सांद्रण पावर p, b का सांद्रण पावर q, तो इस अभिक्रिया की जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगी ना, ऑर्डर ऑफ दी जो रिएक्शन होगी वो होगी P प्लस Q, केवल घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आगे बात समझ में नहीं आई? मान लो ये होता हमारा सेकंड एग्जांपल, dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर 1 b की पावर 2, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाती 2 और 1 3, अतः यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है। तो आप बात समझ गए होंगे मेरी बात को। अभिक्रिया की अणुता में और कोटि में फर्क क्या है? अभिक्रिया की अणुता में तो सभी मॉलिक्यूल्स गिने जाते हैं, जबकि कोटि में केवल वही अणु गिने जाते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है अपने दिमाग में, इसे मत भूल जाना। अब देखिए, आपसे एक बार पूछा जाएगा रेडियो एक्टिव विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? किस कोटि की अभिक्रिया है? रेडियो एक्टिव विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? आप लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव को रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रिय कहते हैं। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं। जिन पदार्थों का स्वतः विघटन होता रहता है उनको कहते हैं बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उनको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए स्वतः विघटित हो रहा है, इसका मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन में केवल एक ही पदार्थ भाग लेता है, वह है कौन? रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इस अभिक्रिया को संपूर्ण कराने में कितने पदार्थों ने भाग लिया? ओनली 1। तो आपको याद रखना है रेडियो एक्टिव विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम आंसर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसा है बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसके विघटन में ओनली एक सबस्टेंस ने भाग लिया है, केवल एक पदार्थ ने भाग लिया है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना? आप याद रखेंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है? आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। है नहीं? आप बताओ, आपने पढ़ा होगा। जब आप क्लास लेंगे इस समीकरण को, इस फॉर्मूला को डेरिवेशन करने का मेरे पास एक बहुत ही शॉर्ट और इजी ट्रिक है। मैं उसे यहाँ नहीं बताऊंगा, क्लास में ही बताऊंगा क्योंकि नकल करने में लोग माहिर हैं। ठीक है ना? तो इसका डेरिवेशन कैसे होता है? आई विल ट्राई इन योर ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है बेटा? अब देखिए, इसकी सहायता से हम, जब रेडियो एक्टिवता की बात चल रही है, तो रेडियो एक्टिवता की जब बात चल रही है तो मैं यहाँ एक बात और आपको बताता हूँ। अर्ध आयुकाल एवं विघटन स्थिरांक में संबंध।
किसके लिए? अभी मैं आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ा रहा हूं। तो अर्ध आयु काल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? T½ से, व प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को रिप्रेजेंट करते हैं K1 से। T½ में और K1 में क्या रिलेशन है? मामा फूफी के तो नहीं है, साले जीजा तो नहीं है, तो जो है वो अभी आपके सामने आ जाएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या गड़बड़ झाला है, वो अभी आप पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि, कौन सी बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था 2.303/T log A/A-x। यहाँ T क्या है? यहाँ T बराबर है टोटल टाइम, समय, A बराबर है प्रारंभिक मात्रा, A-x है T समय बाद की मात्रा, जिसे कहते हैं अंतिम मात्रा। क्या है बेटा? T है समय, A है प्रारंभिक मात्रा, A-x है अंतिम मात्रा, या कहें T समय बाद की मात्रा है। ओके डियर, यहां तक आपकी समझ में आ गया? यहां इस फॉर्मूला में टोटल टाइम लिया गया है, पूरा समय लिया गया है। हमें यहाँ क्या लेना है? टोटल टाइम नहीं लेना, हमें लेना है हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। आप जानते हैं अर्धायु काल क्या होता है? अर्धायु काल को डिफाइन कर रहा हूँ, परिभाषित कर रहा हूँ, ध्यान देना। जितने समय में कोई रेडियोधर्मी पदार्थ, जितने समय में कोई रेडियोधर्मी पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। जितने समय में रेडियोधर्मी पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, उसे कहते हैं अर्ध आयु काल। यानी कि इसमें जो A-x मात्रा है, जो T समय बाद की मात्रा है, वो हो जाएगी A/2, प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाएगी, A/2 रह जाएगी। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे यहां? इससे आगे मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। यदि समय T से T½ कर दिया जाए, कहां से कहां कर दिया जाए टाइम? T से T½ कर दिया जाए, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? देखो, K1 बराबर 2.303/T½ log A/A/2 हो जाएगा, क्योंकि जब हमने टाइम आधा कर दिया तो अंतिम मात्रा हमारी प्रारंभिक मात्रा की आधी होगी, A/2 होगी। होगी या नहीं होगी? यस। अब देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, K1 बराबर 2.303/T½ log, ये 2 पर चला जाएगा 2A/A, बस 5 मिनट, 2A/A, तो A से तो बेटा A कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या बचा? log 2 बचा, और log 2 का मान कितना होता है आप जानते होगे, बताइए कितना होता है log 2 की वैल्यू? 0.3010 होती है कि नहीं होती है? log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। इस log 2 की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दें हम, तो हमारा क्या निकल के आएगा? K1 बराबर 2.303/T½ और यहाँ लगा दिया मैंने 0.3010, log 2 का मान लगा दिया 0.3010, इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिलेशन क्या निकल के आया?
इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा निकल के आएगा K1 बराबर, क्या निकल के आएगा बेटा, K1 बराबर, इनका गुणा करेंगे तो 0.6932 बटे T½ आ गया। तो आप याद रखना हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में यह संबंध होता है 0.6932 बटे T½ ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो आप याद रखेंगे अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अभिक्रिया की कोटि शून्य क्यों हो सकती है? क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि कोई भी अभिकारक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अभिक्रिया बिना अभिकारक के पूर्ण हो जाए। बात आ गई? आपकी समझ में नहीं आई? अब देखिए, अब आपसे जैसे मैं ये पूछूं, एक क्वेश्चन करता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वेग आप समीकरण देख रहे हैं dx/dt समानुपाती a-x⁻², इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो आप कहेंगे इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 2 है। इस अभिक्रिया की कोटि 2 है। घातांक को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो वेग स्थिरांक हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, ये वेग स्थिरांक होता क्या है? देखिए, अब मेरा जो इसी स्टेप में मैं थोड़ा सा आगे आपको बढ़ाता हूँ। अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक, वेग एवं वेग स्थिरांक, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या है? एकांक समय में किसी पदार्थ के सांद्रण परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। t समय में देखिए, अभिकारक A था, t समय बाद ये a-x हो गया, तो इसका सांद्रण परिवर्तित हो गया ना। A से a-x होने में ये जितना भी टाइम लगेगा, जितने टाइम पीरियड में अभिक्रिया हुई है, वो उसका अभिक्रिया का वेग है। तो क्या कह सकता हूं मैं? एकांक समय में किसी पदार्थ के सांद्रण परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अभिक्रिया के वेग को R से या V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, माना कि निम्न एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जानते हैं, जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, लेकिन कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। दोनों दिशाओं में चलती हैं, कभी खत्म नहीं होती। A का पावर मतलब A के अणु A हैं, B के अणु B हैं, और C के अणु C हैं, और D के अणु D हैं, ठीक है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए क्या होगा बताइए? अग्र अभिक्रिया के लिए मैंने भी कहा था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ये अग्र अभिक्रिया है, ये अग्र अभिक्रिया है, ये अभिकारक हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या हो जाएगा हमारा? R1 समानुपाती A की पावर A B की पावर B। अब आपसे कोई कहने लगे ये अभिक्रिया किस कोटि की है, तो आप कहेंगे अभिक्रिया की कोटि बराबर A + B, घातांक का योग।
या R1 बराबर K1 A की पावर A B की पावर B। बात आप समझ गए होंगे। इसे कहते हैं समानुपातिक स्थिरांक। इस चिन्ह को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया K1। यहां K1 क्या है? यहां K1 बराबर है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बेटा क्या है? अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। K1 बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ओके, अब देखिए ये तो हो गया अग्र अभिक्रिया के लिए। अब इस अभिक्रिया के लिए देख रहे हैं, पश्च अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने अग्र अभिक्रिया के लिए कर दिया। अब मैं निकालता हूं इसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जो पश्च अभिक्रिया है उसके लिए क्या वेग स्थिरांक निकलता है हमारा। पश्च अभिक्रिया के लिए, पश्च अभिक्रिया के लिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा R2 समानुपाती C की पावर C इंटू D की पावर D, या R2 बराबर K2 C की पावर C एंड D की पावर D। यहाँ K2 क्या है? यहाँ K2 बराबर है पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है तुम्हारा K2। ये हो गए आपके वेग स्थिरांक। समझ में आ गया होगा। एकांक समय में किसी पदार्थ के सांद्रण परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं और K1 और K2 अभिक्रिया के वेग स्थिरांक होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब इन K1 और K2 से एक संबंध और भी निकलता है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपको फिर टाइम मिले ना मिले, मैं आपको मिलूं ना मिलूं, इसलिए कम से कम आपका एक टॉपिक तो क्लियर हो जाए। एक और होता है बेटा रासायनिक साम्य स्थिरांक। रासायनिक साम्य स्थिरांक भी होता है। रासायनिक साम्य स्थिरांक क्या होता है? रासायनिक साम्य स्थिरांक। रासायनिक जो साम्य स्थिरांक होता है बेटा, इसे Kc से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को, दोनों का अनुपात को रासायनिक साम्य स्थिरांक कहते हैं। यानी कि Kc बराबर K1 अनुपात K2, Kc बराबर K1 बटे K2, ये फॉर्मूला बन गया हमारा Kc बराबर K1 अपॉन K2। देखिए एक एग्जाम्पल है हमारा, इस रिएक्शन को हम, इस फॉर्मूला को हम इस अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल प्रोसेस 2NH3 के लिए Kc का सूत्र स्थापित करो, Kc की गणना करो। तो कैसे करोगे इसके लिए? Kc बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो अग्र अभिक्रिया के लिए इसको लिखा करते हैं NH3 की पावर 2 बटे पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक N2 इंटू H2 की पावर 3, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि Kc बराबर होता है K1 अपॉन K2, K1 तो इसको इंडिकेट करेगा,
K2 इसको इंडिकेट करेगा। तो हमारा इस फॉर्मूला से इस अभिक्रिया के लिए ये वाला फॉर्मूला बन गया Kc बराबर NH3 का होल स्क्वायर बट्टे N2H2 की पावर 3। जितनी पावर होती है, जितने अणु होते हैं उसको पावर बना देते हैं। दिस इज क्या था, अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, रासायनिक साम्यस्त्रांक, 3 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। आपको कैसे लगे आप मुझे अवश्य बताएं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करें। ओके, बाय बाय डियर फ्रेंड्स। ओके, बाय।